हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास में अभी क्या पढ़ते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और पिछली क्लास में हमने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के बारे में पढ़ा है। हमने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के बारे में पढ़ा है। अभी क्या हो रहा है? बैकग्राउंड चल रहा है क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध अभी बैकग्राउंड में चल ही रहा है। और भारतीयों ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिनकी सरकार बनी है प्रांतों में, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल किए जाने के विरोध में क्या किया है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया था। अब जो भारतीय रूठे हुए हैं उन्हें मनाने के लिए, ठीक है, जो भारतीय रूठ गए हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन सबको मनाने के लिए ब्रिटिश सरकार क्या लाएगी? अगस्त प्रस्ताव लाएगी। कब लाएगी? 1940 में अगस्त के महीने में। इसी का क्या बोला गया है? अगस्त प्रस्ताव कहा गया है। क्या बोला गया है? अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि ये सन 1940 के अगस्त महीने में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ध्यान देना। अभी क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले क्या हो रहा है? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, उस दिन मतलब 1940 के समय जो अगस्त प्रस्ताव है उससे कुछ दिन पहले, अगस्त प्रस्ताव के कुछ दिन पहले क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 1940 में हो रहा है कांग्रेस का अधिवेशन। क्या हो रहा है? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। कहां पर? रामगढ़ में। कहां हो रहा है? रामगढ़ में। जिसके अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष। अधिवेशन कहां हो रहा है? रामगढ़ में। बात कब की है? 1940 की बात है। और जहां पर कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है, और उस प्रस्ताव में क्या मांग की गई है? कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। यह मांग ब्रिटेन के समझ रखी गई है कि अब भारत में केंद्र में अंतरिम सरकार गठन किया जाए, तब हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का जो सम्मिलित किया गया उसके बारे में कुछ सोचेंगे। ऐसा क्या मांग है जिसका? कांग्रेस का ऐसा मांग है कि अगर ब्रिटेन की सरकार भारत में अंतरिम सरकार गठन करती है केंद्र में, तब भारतीय सोचेंगे कि वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की ओर से पार्टिसिपेट करें या नहीं। ये उन्होंने मांग रखी है। ध्यान देना। तो इस मांग को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1940 वाले ईयर में अगस्त महीने में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उसी को हम लोग क्या बोले हैं? अगस्त प्रस्ताव। क्या बोले हैं? अगस्त प्रस्ताव बोले हैं। क्या बोले हैं? अगस्त प्रस्ताव। अब इस अगस्त प्रस्ताव के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं। पहले उन्होंने बोला क्या? कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। अंग्रेज कह रहे क्या? कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा और उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसा बोल रहे कौन? ब्रिटेन की सरकार वाले। ये उनका पहला पॉइंट है। ये उनका पहला प्रमुख पॉइंट है क्या? कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा और उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के पश्चात भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। मतलब भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होगा उसके तुरंत बाद भारत क्या हो जाएगा? इस संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ये इस अगस्त प्रस्ताव का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? युद्ध समाप्ति के पश्चात युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। मतलब भारत की आंतरिक रक्षा के लिए, ठीक है, भारत की आंतरिक रक्षा क्या है उसके लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा ब्रिटेन का अगला पॉइंट है कि युद्ध के पश्चात युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिससे भारत के आंतरिक मामलों की होगी, रक्षा होगी, और उस समिति में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन जो इनकी मांग थी, क्या मांग थी? कि केंद्र में अंतरिम सरकार गठन की जाए। यह इस अधिवेशन की मांग थी और यह मांग पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया गया। मतलब ब्रिटेन की सरकार ने जो अंतरिम सरकार की मांग कांग्रेसियों के द्वारा उठाई गई थी उसे पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया है। जब खारिज कर दिया है तब कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार किया। साथ ही साथ उनकी प्रमुख मांग क्या है? अब तो भारत को पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए, कांग्रेस की मांग है।
लेकिन ये स्वराज की बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है, मुस्लिम लीग ने भी इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया है, क्योंकि अब उनकी एकमात्र मांग क्या है, पृथक पाकिस्तान उनकी एकमात्र मांग है। और इस अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है, इसीलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों ने ही इस अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार किया है, इस अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार किया है। और इस अगस्त प्रस्ताव के अगेंस्ट में ही अब एक सत्याग्रह आरंभ होने वाला। सत्याग्रह हम क्या बोले हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह बोले, क्या बोले हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ही यह सत्याग्रह आरंभ किया गया था, कब, 1940 में ही। ठीक है, डालिए हेडिंग व्यक्तिगत सत्याग्रह, डालिए हेडिंग व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो स्टार्ट हुआ कब, 1940 में ही। ठीक है, क्या बताया हूं मैं कि इस अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, इस अगस्त प्रस्ताव के विरोध में साथ ही साथ भारतीयों को सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल ना होने के लिए प्रेरित करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, इस अगस्त प्रस्ताव के विरोध में साथ ही साथ भारतीयों को सेकंड वर्ल्ड वॉर से अलग रखने के लिए गांधी जी की लीडरशिप में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था, कब, 1940 में, 1940 में। तब गांधी जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ये क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान देना, सबसे प्रथम सत्याग्रही कौन है, विनोबा भावे जी है। कौन है, विनोबा भावे जी। ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम के संत है, नाम क्या है, विनोबा भावे जी। और यही क्या है, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही हैं। कौन है, विनोबा भावे जी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, ठीक है। कौन है प्रथम सत्याग्रही, विनोबा भावे जी, जो कि महाराष्ट्र के पवनार आश्रम के संत है, पवनार आश्रम के संत थे। कौन है, विनोबा भावे जी। और यही क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा है कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी क्या है, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही थे। वैसे थर्ड कौन है, ब्रह्मदत्त जी। कौन है, ब्रह्मदत्त जी इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के तृतीय सत्याग्रही हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका रखना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको याद रखना है, इससे आगे नहीं पूछा, नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो लिख देना वहां पे, आप ही लिख लो करके, ठीक है। सबका नाम याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। केवल स्टार्टिंग के 3 ही याद कीजिए। कौन कौन है, विनोबा भावे जी, जवाहरलाल नेहरू जी और ब्रह्मदत्त जी। जबकि स्टार्ट किसने किया था, गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था, कब, 1940 में। और इस सत्याग्रह के दौरान ही दिल्ली चलो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। याद रखना, दिल्ली चलो का नारा 2 लोगों ने दिया है, ठीक है। पढ़ेंगे अपन। अभी पहली बार गांधी जी ने इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्लियर है, खत्म होता है क्या आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब देखते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे क्या भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं अब क्रिप्स मिशन के बारे में। देखते हैं अब क्रिप्स मिशन के बारे में। जो कब आया था भारत, 1942 में। कब आया था भारत, 1942 में। देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में, ठीक है। ध्यान देना, अभी क्या हो रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। और इस समय जापान एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा है, जापान एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा है इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में। और साथ ही साथ वह जर्मनी की ओर से युद्ध में लड़ाई कर रहा है। जो जापान है वो जर्मनी के साथ लड़ाई कर रहा है। मतलब क्या है, मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट में युद्ध लड़ रहा है। कौन, जापान। जापान अभी मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहा है। मित्र राष्ट्र में शामिल कौन है, अमेरिका शामिल है और इंग्लैंड। अमेरिका और इंग्लैंड इस मित्र राष्ट्र में शामिल है और इनके अगेंस्ट में लड़ रहा है कौन, जापान। और जापान की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जापान की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी क्या हो रहा है, कुछ दिनों पश्चात जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। मतलब क्या हुआ, भारत की ओर बढ़ा, वह भारत की ओर बढ़ा है। एशिया में उसका प्रभुत्व है, जापान का एशिया प्रभुत्व है और वह अब भारत की ओर कभी भी अग्रसर हो सकता है। और यह बात मित्र राष्ट्रों को सही नहीं लगी है, यह बात मित्र राष्ट्रों को सही नहीं लगी। क्योंकि अगर भारत के नेताओं ने
इस जापान से समझौता कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली जापान भारत को आजाद करा देगा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एक बहुत जन और धन मिल रहा है इतने राष्ट्रों को, वो मिलना अब बंद हो जाएगा, क्योंकि जापान भारत को आजाद कर सकता है और भारतीयों को अपनी ओर से युद्ध में शामिल कर सकता है। ठीक है, और इसी डर से ही अन्य मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप किसी भी प्रकार से भारतीयों से समझौता कीजिए और उन्हें मनाइए कि वे जापान की ओर से युद्ध में सम्मिलित ना हुए। ठीक है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि, ठीक है, यहाँ पर मेजरली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन का नाम आता है। ठीक है, और उनमें से प्रमुख कौन है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय कौन थे? रूजवेल्ट जी। ठीक है, उनका नाम सर्वप्रमुख आता है कि उन्होंने ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव बनाया कि आप जाइए और भारतीयों से बात कीजिए। आपको क्या लिखना है यहाँ पर? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने, जो मित्र राष्ट्र के अंग हैं, उन्होंने इन पर, ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि वो भारतीयों से समझौता करे, और उनके दबाव में झुकना पड़ा इसको चर्चिल को, प्रधानमंत्री चर्चिल को इनके दबाव में झुकना पड़ा, और उन्होंने एक सिंगल मेंबर, ठीक है, एक सिंगल मेंबर को भारत भेजा है भारतीयों से समझौता करने के लिए। ठीक है, उस मिशन को क्या बोला गया है? क्रिप्स मिशन बोला गया। बोला गया है क्रिप्स मिशन बोला गया है। इसमें केवल और केवल एक ही मेंबर है, केवल और केवल एक ही मेंबर है। उनका नाम क्या है? स्टैफर्ड क्रिप्स। नाम क्या है? स्टैफर्ड क्रिप्स। मतलब क्या है? क्रिप्स मिशन एक सदस्यीय मिशन है। इसके प्रमुख कौन है? मतलब एक ही आदमी, नाम क्या है? स्टैफर्ड क्रिप्स। इनको भेजा गया भारत की आप जाइए और भारतीयों से समझौता कीजिए। गठन कब हुआ है? 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का गठन किया गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा। क्रिप्स मिशन का गठन किया है कि जो जाए भारत और भारत से समझौता करे, ताकि भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की ओर से पार्टिसिपेट ना करे और इंग्लैंड वालों या मित्र राष्ट्रों को कोई भी जन धन की हानि ज्यादा ना हो, एशिया में, भारत में ज्यादा धन की हानि ना हो, और जापान भारत पर कब्जा न कर पाए या भारत को आजाद न करा पाए। इसीलिए इन्होंने एक सदस्यीय दल भेजा। कहां भेजा है? भारत भेजा है। प्रमुख कौन उसके? स्टैफर्ड क्रिप्स है। भारत पहुंचे कब है? 23 मार्च। कब पहुंचे हैं? 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचे हैं। मैं बार बार रिपीट करूंगा, 23 मार्च जो दिनांक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 मार्च 1931 क्या होता? भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी की सजा हुई थी। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ था? 23 मार्च 1943 को क्या किया था? उन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया था। ठीक है, और 23 मार्च को क्या हुआ था? 1942 में क्रिप्स मिशन यानी कि स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए थे। यहीं से आपको पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, 23 मार्च का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं, जब स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आ गया तब वे भारतीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, मुस्लिम लीग के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास जाएंगे, अलग अलग दलों के पास जाएंगे, और जो क्रिप्स मिशन के प्रावधान है उन पर चर्चा करेंगे, उन सब नेताओं को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इस क्रिप्स मिशन के प्रावधान क्या क्या थे। इस क्रिप्स मिशन के प्रावधान क्या क्या थे? ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा रिकॉल करना, 1928 में क्या था? नेहरू रिपोर्ट। क्या था? नेहरू रिपोर्ट। और उस समय कांग्रेस के द्वारा डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। कब? 1928 के समय। और उसी समय ही सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेताओं ने इस चीज का भी विरोध किया था। अब बात कहां गई है? 1942 में। और 1942 में लोग क्या बोल रहे हैं कि अब डोमिनियन स्टेट देंगे, वो भी युद्ध के पश्चात। मतलब क्या है? बहुत ही पुरानी बात हो गई है। और अब इन लोग मांग कब हुई? 1928 में। और बोल रहे हैं कब? 1942 में कि हम युद्ध के पश्चात आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। मतलब क्या? भारतीयों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। भारतीयों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। ये तो पुरानी बात हो गई। अब हमारी मांग क्या है? पूर्ण स्वराज्य की मांग है। पूर्ण स्वराज्य की मांग है। और ये लोग मात्र इसकी डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस क्या है? बहुत ही खफा है। कांग्रेस इस चीज से बहुत ही खफा है। अब ये देखते हैं क्रिप्स मिशन के दूसरे प्रावधान के बारे में। क्या बोल रहे हैं ये? कि युद्ध के पश्चात भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। युद्ध के पश्चात भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत शामिल है। जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा। लेकिन और क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी प्रांत या देशी रियासत
संघ में शामिल नहीं होना चाहता है तो उसे आजादी है कि वह अलग हो जाए, वह उसे आजादी क्या कि वह अलग हो जाए। मतलब एक बहुत बड़ा संकट है, अखंड भारत बनाने में एक बहुत बड़ा संकट इस क्रिप्स मिशन ने पैदा किया कि ये प्रावधान दे दिया गया कि अगर कोई प्रांत या देशी ऐसा चाहे कि वह संघ में शामिल ना हो तो वह अपनी मर्जी के अनुसार अलग प्रांत बनकर रह सकता है। यह प्रावधान दूसरा है, क्रिप्स मिशन का यह दूसरा प्रावधान है। देखते हैं अगला। युद्ध के पश्चात संविधान निर्माता सभा का गठन किया जाएगा। ये प्रावधान जो है अगस्त प्रस्ताव में भी था, अब यहाँ भी है क्या, युद्ध के पश्चात संविधान निर्माता सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को या भारतीय जनताओं को सभी उच्च पदों पर आसीन किया जाएगा। केवल और केवल रक्षा मंत्रालय ब्रिटेन के पास रहेगा। केवल और केवल रक्षा मंत्रालय ब्रिटेन के पास रहेगा, ऐसा प्रावधान इस क्रिप्स मिशन में कहा गया है। लेकिन जो भारतीयता है इस क्रिप्स मिशन के प्रावधान से पूरी तरीके से असंतुष्ट है, क्योंकि इनकी मांग क्या भी पूर्ण स्वराज्य की मांग है। इनकी मांग क्या है, पूर्ण स्वराज्य की मांग है। इसीलिए कांग्रेस ने इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया। उनकी मांग क्या है, पृथक पाकिस्तान, और पाकिस्तान शब्द का वर्णन यहाँ पर कहीं भी नहीं है, इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया है। मुस्लिम लीग ने भी इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया है। अब इस क्रिप्स मिशन पर कुछ लोगों ने टिप्पणी की है और उस पर भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना। महात्मा गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन में क्या बोला है, पोस्ट डेटेड चेक बोला। क्या बोला है, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब क्या है, अग्रिम तिथि का चेक। ठीक है, सपोज मान के लो अभी ये चल रहा है नवंबर 2020, ठीक है, अगर मैं बोलूं मार्च 2025 का चेक दूं, तो वही उसी से इन्होंने तुलना किया कि ये बेकार है और हमें एक अग्रिम तिथि का चेक मिल रहा है जो कोई काम का नहीं है। इसकी संज्ञा दी है किसने, महात्मा गांधी ने। क्या बोला है, पोस्ट डेटेड चेक कहा है, पोस्ट डेटेड चेक कहा, किसने बोला है, महात्मा गांधी जी ने कहा है। जिस पर, ठीक है, कुछ बातों को इंक्लूड किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस सेंटेंस को पूरा किया। क्या बोला है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, मतलब टूटते हुए बैंक के नाम पर अग्रिम तिथि का चेक, मतलब क्या है, ऐसा बैंक जो खत्म हो रहा है, लगभग टूट जा रहा है, उसके नाम का अग्रिम तिथि का चेक। मतलब क्या है, सब समझिए बात को, ठीक है, भावनाओं को समझिए। कोई बैंक है एकदम टूटने वाला है और मैं उस पर चेक लिख रहा हूं, क्या डेट लिख रहा हूं, 23 मार्च 2025, मतलब क्या 2025 से पहले वो खत्म हो जाएगा और मैं उस बैंक का चेक बना रहा हूं। मतलब भारतीयों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है क्रिप्स मिशन, ऐसा कहना चाह रहे कौन, जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी। ठीक है, याद करना आपको, महात्मा गांधी ने क्या बोला है, पोस्ट डेटेड चेक बोला है, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस सेंटेंस को पूरा किया, बोला है क्या, पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक। क्या बोला है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक। ठीक है, खत्म होता है आपका क्रिप्स मिशन, आपका समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में,